चाहती हूँ कि लोग देखें कि क्या एविडेंस है इस केस में और किस तरह से सिर्फ मीडिया प्रेशर के चलते मेरे परिवार की क्या दुर्गति कर दी गई है। तो मैं उनको हिम्मत देती हूँ कि पापा डटे रहिए, हम लाएंगे ना सच। अभी हम हारे नहीं हैं। चलिए मीडिया का दबाव था, जो भी हो गया, लेकिन हम हारे नहीं हैं। और मैं और पापा अक्सर बात करते हैं कि शुरू से अंत तक एक एक चीज़ झूठ और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि शायद हमारा सच भी लोगों को झूठ लगने लगा। आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल जाके देख लीजिए, मुझे दिन भर लोग अब्यूज़ करते हैं, मुझे टैग कर करके लोग अब्यूज़ करते हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, एवरीथिंग कि इनकी बेटी के साथ ये कर दो। हम नहीं घूमे हैं सर विदेश, हम हैं 4 बार की विधायक की लड़कियां, हम नहीं घूमते थे विदेश। हमारा बर्थडे भूल जाएं, कुछ भूल जाएं, उनको क्षेत्र के लोगों की हर चीज़ याद रहती थी। अगर वहाँ की कोई बच्ची डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, हमको बात कराते थे, कहानियाँ सुनाते थे कि देखो क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपिता की टीम मौजूद है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों स्टे लगाया कुलदीप सिंह सेंगर के एक फैसले को लेकर जो हाई कोर्ट ने दिया था। साफ तौर पे उसमें यह था कि हाई कोर्ट जो है वो जमानत भी दे रहा था और साथ ही साथ जो उम्र कैद की सजा थी उसको सस्पेंड किया था। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब हमने पीड़िता से बात की तो पीड़िता ने बहुत कुछ बातें अपने इंटरव्यू में बताया था और इस पूरे केस को लेकर डिटेल में बात की थी। लेकिन अब हम आ चुके हैं दूसरे पक्ष की कहानी सुनने के लिए कि क्या आखिरकार उस फैमिली की तरफ से क्या कुछ जो है उनको कहना है इस कहानी को लेकर। तो आइए सीधे चलते हैं कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर के पास और बातचीत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हमारा फैसला आया है उस पर स्टे लगाई है सिर्फ, और हमें 4 हफ्ते का मौका दिया गया था कि हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के आगे रख सकें। और मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है कि जैसे कि पहले भी वो कहते आए हैं कि मीडिया ट्रायल का प्रभाव जो मेरिट्स होते हैं केस के उनके पास जब जाते हैं तो उसका नहीं पड़ता है। तो मैं यही आशा करूँगी कि बिना जो मेरे केस में ये मीडिया ट्रायल हुई है, बिना फैक्ट्स जाने जिस तरह से मीडिया ने दुष्प्रचार किया है उसको मद्देनज़र ना रखते हुए हमारे सारी फैक्ट्स सुने जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो अब क्योंकि अब काफ़ी लोग जो है आपके इंटरव्यूज़ आपको सुनना चाह रहे हैं और इस मामले को जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस तरफ के जो दूसरे पक्ष की स्टोरी है वो क्या है। तो अगर हम जानना चाहें कि शुरुआत से इसकी शुरुआत मतलब कैसे हुई, कैसे इस मामले को लेकर जो है आपके पिता इस मामले में उनका नाम सामने आया, कैसे हुआ था ये सब? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन लोगों ने सच जानने में थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि अभी तक जो भी कहानी लोगों के बीच में रखी गई वो एक तरफा कहीं ना कहीं रही है और बहुत ही डिस्टॉर्टेड और बहुत ही गलत तरह से, बहुत ही दर्दनाक रूप में आप सबके सामने रखी गई है। मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे लगता है अगर किसी बेटी की कहानी मुझे भी इस तरह सुनाई जाती तो मुझे भी उतना ही क्रोध आता, उतना ही मैं भी शायद ट्विटर पे गालियाँ लिखती जिस तरह से आप लोगों ने लिखी है। लेकिन यही सब देखते हुए मुझे ज़रूरत लगी कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ और सच बताऊँ कि एक्चुअल में जो कहानी सुनाई जा रही है, जो मीडिया पिछले 8 साल से बनाए चला जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस परिवार ने हम पे ये आरोप लगाया है उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी रही है और पुरानी राजनीतिक दुश्मनी रही है। सन 2000 में ये मेरे चाचा के ऊपर जान का हमला करके फ़रार हो गए थे। इसका इन पे मुकदमा भी चला है। इनके चाचा एक हिस्ट्री शीटर हैं, उन पे 17 से अधिक मुकदमे हैं। इनफैक्ट इनका पूरा परिवार हिस्ट्री शीटर रहा है। तो एक कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश थी ही। उसके बाद 2015 में ये फिर से आते हैं। 2015 के दिसंबर में प्रधानी का चुनाव था। ये पैम्फलेट छपवाते हैं कि ये प्रधानी का चुनाव इस बार लड़ेंगे। उसके बाद जब फिर से मेरे घर की ही, मेरी ही चाची वहाँ पे जो गांव की हैं, उनको गांव वाले चुनते हैं प्रधान के तौर के रूप में, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर और जो और भी विरोधी पार्टियां थी उनके अंदर जो टीस थी इस बात को लेके, वो इस तरह का रूप ले लेगी हमने नहीं सोचा था। 20 तारीख को इनकी जो हमारे केस में जो कंप्लेनेंट हैं, ये फर्स्ट टाइम अपना मुकदमा दर्ज कराती हैं। उसमें वो कंप्लेन लिखती हैं कि शशि सिंह जी और उनकी बेटी ने उनको कॉल करके फ़ोन पे बुलाया था और उसके बाद 3 लड़कों ने, जिसमें शशि सिंह जी का बेटा शामिल था, उनके साथ गलत काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगी इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, पुलिस के सामने बयान होता है, ये उसके बाद कई मीडिया इंटरव्यूज़ देती हैं। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लगी हुई हैं। मैं चाहती हूँ सारे दर्शक भी देखें।
और 4 तारीख की ये जो घटना बाद में आके बनाती हैं उसका ये कहीं जिक्र भी नहीं करती हैं, ना ही मेरे पिता का नाम का कहीं जिक्र करती हैं। उसके बाद गांव में एक पंचायत बुलाई जाती है जहाँ पे इनके चाचा कहीं ना कहीं शशि सिंह जी का जो परिवार है वो एक आर्मी बैकग्राउंड का परिवार है, उन पे प्रेशर बनाते हैं कि जो उनका बेटा है, क्योंकि ये लोग साथ में चले गए थे, वो इनसे कंप्लेनेंट से शादी कर ले। ऑब्वियसली क्योंकि कंप्लेनेंट किसी और के साथ गई थी तो वो लोग, उनका परिवार मना कर देता है। गांवदारी में ये बात सबको पता है, आप गांव जाके देखिए, सब आपको ये बात बताएंगे भी। इनकी ऑडियोज़ भी लगी हुई हैं जिस के साथ ये गई थी, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये जानती थी उनको पहले से, ये फ्रेंडली थी उनके साथ। तो जब ये आती हैं तो उसके बाद पंचायत होती है। पंचायत में शशि सिंह जी जब मना कर देती हैं कि वो शादी ऐसा नहीं कराएंगी, तो ये पूरा उनके परिवार पे आरोप लगा देती हैं, पूरे परिवार पे गैंगरेप का मुकदमा लिखवाती हैं। मेरे पिता का इसमें दोष बस इतना था कि उन्होंने वहाँ के गांव के बुजुर्ग होने के नाते ये बात रखी पंचायत में कि किसी भी घर की महिला को, उनकी बीवी को, उनकी बेटी को गैंगरेप जैसे मुकदमे में उनका नाम नहीं इंक्लूड कराना चाहिए। जिसके बाद से जो इनके चाचा हैं उनको कहीं ना कहीं लगा कि हम दूसरी पार्टी का साइड दे रहे हैं, और एक जो द्वेष भावना उनके अंदर थी वो इस तरह से बाहर निकल के आई। इस यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कहीं भी मेरे पिता का जिक्र भी नहीं करती हैं। तो 20 तारीख को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आप जाके बयान दे के आई हैं, उसमें कहीं भी मेरे पिता का नाम नहीं है। ये बात साल 2017 की ये बात है। कहीं भी मेरे पिता का कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है, 4 तारीख की घटना का कोई जिक्र नहीं है। अब ये आगे जाती हैं, 3 महीने बाद लोकल लोग वहाँ के कुछ प्लानिंग करते हैं, चार्जशीट लगती है इस मुकदमे में। शशि सिंह जी और उनकी बेटी का नाम उसमें नहीं होता है। उनके चाचा हमें ही उसका जिम्मेदार मानते हैं, और उसके बाद जाके ये कहीं ना कहीं उस वक्त मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखती हैं जहाँ पे ये सेम घटना लिखती हैं कि शशि सिंह जी ने और उनकी बेटी ने फ़ोन करके बुलाया और 3 लड़कों ने ऐसा ऐसा किया। आखिरी की 4 लाइनों में ये हमारी घटना उसमें जोड़ देती हैं, कहती हैं और उससे पहले 4 तारीख को कुलदीप सिंह सेंगर ने भी मेरे साथ 2 बजे ऐसा ऐसा किया था। अब जाहिर सी बात है, आपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी तो उसके बाद उस पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं है जो ये डीले कहा जा रहा है, हर जितनी बार इन्होंने समय बदला है उस समय के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन हुई है। मेरे पिता की फेसबुक प्रोफाइल अभी भी एक्टिव है, आप देखेंगे कि उनकी उस दिन की फ़ोटो गंगा दशहरा की मौजूद है जहाँ पे वो मेरी माँ के साथ मौजूद हैं। तो फोटोग्राफिक, टेलीफोन, सारे एविडेंस हैं। तो जब ये देखती हैं कि 2 बजे के समय में मेरे पिता वहाँ पे नहीं हैं, उनकी लोकेशन है, उनकी पिक्चर्स हैं, तो ये आगे जाके एक 173(8) की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जिसको कहा जाता है उसकी कंप्लेन दर्ज कराती हैं। उसमें कहती हैं, उसमें ये नेचर ऑफ एलिगेशन ही पूरा बदल देती हैं। कहती हैं नहीं, हर सैटरडे संडे ये मुझको बुलाते थे और इन्होंने एमएमएस बना रखा था। हालांकि अब इतना बड़ा आरोप लगा था, वो विधायक थे, तो इस चीज़ पे भी जांच हुई। इस चीज़ पे जब जांच हुई तो पाया गया ऐसा भी कुछ नहीं है। तो और क्योंकि जो लड़के जिन पे इन्होंने आरोप लगाए थे वो ऑलरेडी चार्जशीटेड थे, तो वही चार्जशीट चल रही थी। अब जब इन्होंने देख लिया कि ये बात भी कहीं से पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई एमएमएस होगा तो उसमें फ़ोन की चेकिंग होगी, सारी चेकिंग होगी, आप कोई भी आरोप लगाएंगे तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं, ये जून की घटना बता रही हैं, सितंबर में आके ये एक इंटरव्यू देती हैं, फिर इसमें समय बदल लेती हैं, कहती हैं कि नहीं ये घटना अब 2 बजे की नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ ये चीज़ शाम के 6 बजे की थी। अब 6 बजे की भी मेरे पिता की लोकेशन निकाली जाती है, डायरी है, उसमें सारी चीज़ें हैं। फिर फाइनली जब ये एफआईआर अगले साल के फरवरी में 156(3) दायर करती हैं तो उसमें ये फाइनली समय लेके आती हैं 8 से 8:30 बजे। कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ था सर, क्योंकि जो हमारे पिता की डायरी मेंटेन होती है उसमें सार्वजनिक जितने कार्यक्रम होते हैं उनका जिक्र तो होता है, लेकिन हमारे घर में एक प्राइवेट कार्यक्रम, एक कंठछेदन समारोह था उस दिन, तो उसका जिक्र उसमें नहीं था। तो ये समय 8 से 8:30 ले आती हैं। लेकिन फिर जब सीबीआई उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीबीआई पाती है कि ये तो अपने उन्नाव ऑफिस में है, उन्नाव के बाद ये डायरेक्ट कानपुर चले गए हैं। जो कंठछेदन समारोह है उसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, उसका इनविटेशन कार्ड लगा हुआ है, सारी चीज़ें, सब चीज़ों की पुष्टि होती है। मेरे पिता की सीडीआर लोकेशन जो ये समय फाइनली जो ये 3rd टाइम चेंज करके भी बता रही हैं, उस वक्त की भी सीडीआर लोकेशन सीबीआई ने ही उसमें लगाई हुई है। अच्छा, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमने यूपी तक ने इंटरव्यू उनका किया था जी, मेरे पिता का,
तो उन्होंने इस बात पर कि जो आप बता रहे हो कि लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ की नहीं थी, जी 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 वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर की जी जी लोकेशन जी थी, तो इस पर उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आदमी गाड़ी मतलब आदमी कहीं और हो, गाड़ी कहीं और हो, फोन जो है कहीं और रखा हो, शरीर कहीं और हो, शरीर का लोकेशन तो एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएंगे ना, फोन का लोकेशन से मैं आपको इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बढ़ के ये सवाल पूछा, जी। क्योंकि इस केस में सीबीआई ने बहुत लोगों के बयान लिए थे, हम्म, जिन सब ने बताया कि वो मेरे पिता के साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी जो फ़ोन पे बातचीत हुई है वो मेरे पिता से हुई है। जो डिफेंस विटनेस भी हम इस केस में लेके आए हैं, जिन लोगों ने बताया है कि मेरे पिता से उनकी बात हुई है, वो एक्चुअली में सीबीआई के ही प्रोसिक्यूशन विटनेस थे। जब सीबीआई ने जानबूझ के उनको ड्रॉप कर दिया कहीं ना कहीं हम पे चार्जशीट लगाने के लिए, मुझे नहीं पता किस तरह का दबाव था सीबीआई पे हम पे चार्जशीट दायर करने का, लेकिन जब सीबीआई ने उनको ड्रॉप कर दिया तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, जिन्होंने बताया था कि उनकी मेरे पिता से बातचीत हुई है, जो मेरे पिता के साथ उस वक्त मौजूद थे, जाहिर सी बात है कि वो विधायक थे, तो उनको सरकारी गनर भी प्रोवाइडेड थे, सरकारी गनर की भी फ़ोन की लोकेशन चेक की गई है, वो भी मेरे पिता के साथ की है। जो फ़ोटो है वो सार्वजनिक कार्यक्रम की है, उसमें भी आप देखेंगे कि वो सरकारी गनर उनके साथ मौजूद है। तो इतने पुख्ता सबूत होते हुए भी हर बात नज़रअंदाज कर दी गई, क्योंकि हम पे एक पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था, जिसमें कहा गया कि अगर वो नाबालिग हैं, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या दस्तावेज हैं हमारे पास, लेकिन कि अगर वो नाबालिग है तो वो जो कह देंगी वही सही है। सारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एविडेंस और इस तरह का दबाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है मीडिया ने ऑलरेडी बना रखा था कि हमें ट्रायल कोर्ट से न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और ये इस बात से मैं रोकूंगा बीच में आपको, इस बात से संबंधित एक ऑडियो क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल है, जी तो उस पर आप क्या कहेंगे, जिसमें बातचीत हो रही इसी बारे में कि पॉक्सो अगर आ जाएगा तो जी 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 कौन है उसमें? ये इनके मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑडियो ये आप सुन रहे होंगे जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, ये सब इनके चाचा के ही हैं, ये सब केस में लगे हुए हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, हर ऑडियो की पुष्टि हो चुकी है। तो ये जो आप इनके चाचा का बयान सुनेंगे, उसमें वो कह रहे होंगे वो निर्भया के वक्त जो कानून में चेंज हुआ था उसका, मेरे ही चाचा को इनफैक्ट बता रहे थे कि इसमें लड़की जो कह देती है वही होता है, उसके बाद कोई कुछ भी कहता रह जाए। इसका मतलब उनके चाचा आपके चाचा कह रहे थे? जी जी जी, वो बातचीत बातचीत वो दूसरों को फंसाने के लिए कह रहे थे, हमें नहीं पता था, बाद में द्वेष के कारण ये हम पे भी लगा देंगे। और ये ऑडियो मैं चाहती हूँ कि आप सबको सुनाएं और कहीं ना कहीं ये देखें कि ऑलरेडी इनके मन में किस तरह की प्लानिंग चल रही थी कि एक कानून ऐसा बन गया है जहां मात्र कह देने से उनको सज़ा हो जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने एक नकली सर्टिफिकेट बनवाया अपनी बच्ची का, वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये नकली सर्टिफिकेट है, और उसको माइनर दिखाने के लिए। उसके बाद 3-4 इसमें अलग अलग डेट ऑफ बर्थ आई, क्योंकि इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ कही उसका सर्टिफिकेट नकली निकल गया। इन्होंने जो गैंग रेप का उन लड़कों के ऊपर मुकदमा लगाया उसमें उन्होंने दूसरी ही डेट ऑफ बर्थ बताई है, सारे डेट ऑफ बर्थ ही बदल दिए। तो 6-7 अलग अलग इनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई थी जो इन्होंने अलग अलग जगह प्रमाणित की हुई थी। इसी वजह से इनका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया, सीबीआई ने ही कराया, और उसमें पाया कि आरएमएल लखनऊ, एम्स की रिपोर्ट है, यूएमसी उन्नाव की रिपोर्ट है, सब कह रहे हैं कि 18 साल के ऊपर थी। एम्स की रिपोर्ट पर जब हमने सवाल किया था तब हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो एम्स की रिपोर्ट है वो साल 2016 की है, और साल 2018 में क्या 2 साल बाद में 18 साल की नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, बहुत ही गलत। मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को भी वो एम्स की रिपोर्ट दिखाएं। उस एम्स की रिपोर्ट में साफ मेंशन्ड है कि एट द टाइम ऑफ द अलेजेड इंसिडेंट, जब ये इनका मेडिकल कराया गया है, ये 18 साल के ऊपर थी, उसमें साफ लिखा हुआ है। तो ये कहना कि 2 साल बाद भी मैं उतने ही साल की रहूँगी, ये कहीं ना कहीं मिसलीड करना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि शायद मुझे आपके सामने आके ये सब बात रखनी इसीलिए पड़ी, क्योंकि एक तरफ की बातें आप जब तक बिना सबूतों के, गवाहों के सुनते रहेंगे, आपको हम गलत ही नज़र आते रहेंगे। तो अभी जैसे जिस प्रकार से माहौल है पूरा, और आप देख रहे होंगे लगातार आपके भी सपोर्ट में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, चाहे कोई पोस्टर लेकर जो है आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर का हो, या फिर तमाम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा है मतलब काफ़ी चर्चा हो रही है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब जो है, अब पारिवारिक स्थिति की बात की जाए, क्योंकि आपकी भी फैमिली लगातार 8 साल से इस जंग को लड़ रही थी, और आप लोग अभी जो है कैमरे के सामने आपने आना शुरू किया है, उससे पहले परिवार में क्या माहौल था, आपस में आप लोग क्या बातचीत करते थे? पिछले 8 साल से मैं बताना चाहूँगी, जो लोग हमारे सपोर्ट, उन्नाव
आप जाइए, आप उन्नाव में पूछिए, उन्नाव का बच्चा बच्चा जानता है कि क्या सच है। मुझे लगता है दिल्ली में जो लोग दूर से बैठ के मेरे पिता को गंदी चीज़ें बोल रहे हैं वो जानते हैं कि मेरे पिता किस तरह के आदमी थे। उन पे कोई भी एक मुकदमा नहीं था उनके ऊपर 2018 के पहले, जब इन्हीं के परिवार ने उन पे ये सारे मुकदमे लगाए। और इनका हिस्ट्री शीट उठा के देख ली जाए, किसी के ऊपर 28 मुकदमे, किसी के ऊपर 17 मुकदमे। पिछले 8 साल से बहुत ही गलत तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम बच्चियों को भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन हम सारी चीज़ें सहते रहे क्योंकि हमारी लड़ाई न्याय की है, हमारी लड़ाई कोर्ट में है। और हम ये मानते हैं कि क्योंकि हमारे पास तथ्य है, हमारे पास सत्य है, तो हमें शायद कहीं ना कहीं ये ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन हम भी सामाजिक लोग हैं, हमको भी निकलना है। आज जब हम देखते हैं कि आपने मेरे पिता के पोस्टर बना के कोई यहाँ धरना दे रहा है, कोई वहाँ धरना दे रहा है और झूठ फैला रहा है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रखूं। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या सही लग रहा है। एक तरफ जहाँ सारे सबूत हैं, सारे कागज़ लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ महज कह देने से, महज एक कहानी बना देने से कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या आप क्या मानना चाहते हैं? अच्छा, इसके अलावा एक और हमने जब सवाल किया था लोकेशन पर, जब बात हो रही थी पीड़िता से, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बहन, यानी कि आपको वो कह रही थी मेरी छोटी बहन, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन घटना के वक्त जो है उनकी लोकेशन क्या थी, वो कहाँ पर मौजूद थी। तो ऐसा भी उन्होंने हमारे इंटरव्यू में पूछा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, चलिए आपके कैमरा पे अपनी उम्र तो मानी। अगर मैं उनकी छोटी बहन हूँ तो फिर वो उस वक्त पे इतनी छोटी जितनी खुद को बताती हैं वो नहीं थी। और मैं उनको बताना चाहूँगी और सबको बताना चाहूँगी कि मैं जब आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कैमरा के सामने बैठ के नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं एक महिला भी हूँ। और जो भी मैं कुछ बोलूँगी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूँगी। मुझे पता है कि जब रेप जैसे हम किसी क्राइम की बात करते हैं तो सारी संवेदनाएं, हमें क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं रह जाता जिसने भी वो लगाई है। लेकिन आप भी अगर कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिसने ऐसा क्राइम नहीं किया है, जो इनोसेंट है, उसको गलत केस में नहीं फंसाना चाहिए, जिसने जो क्राइम नहीं किया उसकी सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, अगर आप भी यही मानते हैं तो आपको ये सारे सबूत देखने चाहिए। क्योंकि कल को, आज ये मेरे पिता के साथ हो रहा है, सबूतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। और जब इतने साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक तरफ मौजूद हैं तो भी अगर आप महज कह देने से किसी की बात मान लेंगे तो ये कितना सही है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबूत भी मिटाए जा रहे हैं और मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। मैं जिस घटना की ये बात बता रही हूँ, मैं अक्सर कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो मैं बताना चाहूँगी कि जिस एक्सीडेंट की ये बात करती हैं, मैं सबूत जो मिटा, पहले तो हम पे कोई ऐसा एलिगेशंस, एक्यूजेशन है ही नहीं सबूत मिटाने का कागज़ पे। अगर कागज़ पे है तो आप हमें दिखाइए कि कहाँ प्रमाण है कि हमने कोई भी कागज़ पे नहीं है। ये कागज़ पे नहीं है, ये आप तो महज कह दे रही हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी कि ये सबूत मिटाए गए, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा किसी विटनेस के साथ हुआ। इनफैक्ट मैं आपको एक मुकदमे की कॉपी दूंगी, इन्होंने दुष्प्रचार किया था कि ऐसा ऐसा विटनेस के साथ हुआ है। राहुल गांधी जी ने वहाँ से ट्वीट कर दिया था कि विटनेस के साथ ऐसा हो गया है। क्या मामला था? मैं बताती हूँ। इनके चाचा, उस वक्त ये मामला बहुत हाईलाइटेड चल रहा था। इनके चाचा गांव के ही हमारे एक सदस्य थे, जान मोहम्मद जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके चाचा ने उनके घर पे जाके कहा कि अगर आप सेंगर का नाम इसमें ले देते हैं तो मैं आपको सरकार से पैसे दिलाऊंगा, मैं आपकी सुविधाएं कराऊंगा, क्योंकि उस वक्त जो ये बोल रहे थे वो हो जा रहा था। उनकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि हम इस तरह की सुविधाओं के लिए हम किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। और उन्होंने उस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया, पेपरों में छपवा दिया गया कि हमने ऐसा किया है, क्योंकि उस वक्त जो बोल रहे थे वही पेपरों में छपता भी था। और माननीय राहुल गांधी जी ने भी अपने ट्विटर से बिना कुछ जाने ऐसा ट्वीट कर दिया था। फिर उनकी कब्र खोदी गई इनके कहने पे, राहुल गांधी जी के ट्विटर पे ट्वीट करने के बाद। और जब पुष्टि की गई तो पाया गया कि वो बीमारी जो वो बता रही थी उनकी पत्नी, जो बहुत दुखी थी वो बीमारी से, उसी से उनकी मौत हुई है। फिर बाद में जाके उनकी पत्नी ने स्वयं इनके चाचा पे कंप्लेन लॉन्च की कि ये मुझे धमकाने आए थे, इन्होंने मुझे इस तरह से प्रलोभन दिया कि आप कुलदीप सेंगर को फंसा दीजिए। तो ये किस हद तक जा सकते थे कि किसी से भी मेरे पिता का नाम
बदनाम करा दें। इनफैक्ट आप सबने एक ऑडियो और शायद आप सबने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आपको सुनना चाहिए, कि जहाँ पे ये अपनी भतीजी को स्वयं बता रहे हैं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में जाके खरोचे बना लें और उसके बाद जाके मेडिकल कराएं। तो जो चाचा नफरत में किसी के द्वेष के प्रति अपनी पुरानी दुश्मनी निभाने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि वो अपनी भतीजी को बताए कि जाओ प्राइवेट पार्ट्स में खरोचे बना लो, एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये कोई बनाई गई ऑडियो नहीं है, ये एविडेंस है इस ऑडियो का। मैं चाहती हूँ आप अपने दर्शकों को सुनाएं। तो ये किस तरह की एक प्लानिंग चल रही थी मेरे पिता के अगेंस्ट, और क्योंकि सामने वाला पक्ष बोल नहीं रहा है तो आप एक ही पक्ष की बात तब से रखे जा रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब बार बार हमें, मतलब उनके चाचा के बारे में जो पता चल रहा है कि चाचा का मतलब एक तरह से बिहेवियर आप बता रहे हैं कि कई सारे, सर इनके चाचा ही नहीं, इनका पूरा परिवार हिस्ट्री शीटर रहा है पहली बात तो, और मैं इनके ये बहुत राजनीतिक लोग हैं। इनका इनका घर जो है आपके घर से कितनी दूरी पर हुआ? गांव में इनका घर हमारे घर से बहुत दूरी पे नहीं है। जो गांव समाज के लोग हैं वो ये बात जानते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग माखी गांव जा भी चुके हैं और आप सबने देखा होगा कि गांव के लोग क्या सच्चाई बयां कर रहे हैं। और मैं चाहती, कभी आना जाना होता था घर पे आपके? नहीं, मेरे पिता ने, मैंने जो, इसीलिए मैंने जो जब पहली बार बोला था कि अगर मेरे पिता ने इनको कभी देखा भी हो कि ये कौन सी महिला है, तो आप मेरे पिता को, अगर ऐसा एक भी प्रूफ है कि देखा भी हो, तो आप पे चढ़ा दीजिए। इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने तो उनको देखा ही नहीं था। हमारी जब बाद में बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे बहुत दुखी हुआ, हम दोनों बहुत दुखी थे उस दिन, क्योंकि इस तरह का माहौल एक हमारे खिलाफ बना दिया गया था। और पापा और मेरी यही बात हुई कि बेटा, जब बयान हो रहे थे तब मैंने पहली बार देखा कि कौन सी लड़की है जिसने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है। तो जिस आदमी, ये 2018 लेट 2019 की बिगिनिंग की बात है, और इतनी दुख की बात है कि जिस आदमी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, उनका इतना लंबा करियर रहा है, वो उन्होंने प्रधानी से शुरू किया है, जमीन के स्तर से शुरू किया है। 8 साल से हमारे परिवार के पास कोई पद नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कितने लोग आज भी प्यार से सब किस तरह रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं गांव के लोगों में, इसलिए क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। तो एक अच्छे इंसान को, जो अपनी मेहनत से, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ था, जो अपनी मेहनत से ये सब करके आया, 4 बार के अलग अलग क्षेत्र से विधायक बने, आपने उनके जीवन की पूरी मेहनत, कहते हैं ना कि जब किसी को और कुछ नहीं कर पा रहे हो किसी, तो उसके चरित्र पे दाग लगा दो, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। आदमी ना अपनी सफाई, खासकर कि अगर आदमी है, हम लोग तो फिर भी शायद हमारा डिफेंस कोई सुनना चाहेगा, लेकिन अगर एक पावरफुल आदमी की इमेज दे दी जाए तो उसकी बात फिर कोई नहीं सुनना चाहता। तो जिस तरह से चरित्र हनन मेरे पिता का किया गया है, मुझे बहुत दुख है, और मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि क्या एविडेंस है इस केस में, और किस तरह से सिर्फ मीडिया प्रेशर के चलते मेरे परिवार की क्या दुर्गति कर दी गई है। लेकिन रेप जैसा आरोप जो लगा है, सर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इसीलिए कहती हूँ कि रेप ऐसा जघन्य अपराध है कि हम में से कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की, कोई भी पुरुष सुने, हमारे खून खौल उठता है। हम ऐसा देश है, हम इतने इमोशनल हैं हम सब, लेकिन झूठे मुकदमे में अगर आपको पता है किसी आदमी के पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं आप, इतने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, इतने एविडेंस, उसकी फोटो मौजूद है, उसकी बीवी उसके साथ है, उसकी फ़ोन कॉल्स लगी हुई हैं, उनको जो सरकारी गनर प्रोवाइड किया गया है वो साथ है उनके, हर उसकी भी लोकेशन लगी हुई है। इतने प्रूफ होने के बाद जो आदमी एक सार्वजनिक जीवन में रहा हो, अगर उसके साथ ऐसा किया जा सकता है, तो आप खुद सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं उनसे भी जाके सवाल करना चाहिए कि क्या मिलेगा। ये राजनीतिक कारणों की वजह से, इनकी, आप में से कितने लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, 2000 में इनकी मदर उन्नाव सदर से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। ये लोग शुरुआत से राजनीतिक रहे हैं, और अब आके आप अचानक से प्रिटेंड करते हैं कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी आपसे एक फ़ोन कॉल पे मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं है, सपोर्ट है सर। इन्होंने जाके, प्रियंका गांधी जी ने जाके उनको बुला के टिकट दिया है, रोड शो किए हैं उन्नाव में, और उसके बाद इनको 1500 वोट मिले थे, नोटा के बराबर। तो उन्नाव में क्या स्थिति है, क्योंकि वहां के लोग सब सच जान रहे हैं। अब दिल्ली में बैठी मीडिया को क्या पता कि जिस आदमी को ये इतना खूंखार और अपराधी और ये दिखा रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं।
और मैं तो बोलना चाहूंगी प्रियंका गांधी जी से कि एक हद होती है राजनीति करने की। आप किसी का परिवार बर्बाद कर रही हैं, एक आदमी का जीवन बर्बाद कर रही हैं। मेरे पिता के 8 साल बर्बाद कर दिए हैं आपने। लेकिन हमें न्यायालय पे विश्वास है, हम हमारे पास इतने स्ट्रांग एविडेंस है, आज नहीं तो कल मैं रहूं या ना रहूं वो कागज़ रहेंगे और पूरे देश में के लोग देखेंगे कि किस तरह से एक निर्दोष इंसान को फंसाया गया। आपने देश भर के लोगों की बात की, एक और जो सबके मन में एक सवाल है, सवाल ये है कि जैसा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो भी हाल फिलहाल में दिसंबर में आया आदेश, आखिरी दिसंबर में 30 तारीख के आसपास जो आदेश 29 तारीख को, जो 29 तारीख को आदेश आया, उसके बाद से आप जो है कैमरे के सामने आना आपने शुरू किया। उसके पहले आपने अपने पक्ष की स्टोरी, या जिस तरह से आप अभी बता रहे हो, या ये सारी चीजें, ये पहले आपने क्यों नहीं बताई लोगों को? सर, हमें आज तक ज़रूरत नहीं लगी थी कि हमें मीडिया के बीच में भी एक ट्रायल लड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हम मेरे परिवार का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुझे मेरी बहन को जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, हमारे मुंह से निकली हुई हर बात को नकार दिया जा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत लगी कि लोगों के बीच में सच आना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम भी इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज का हिस्सा है। और जिस तरह का गंदा अपराध करने का आरोप मेरे पिता पे लगाया गया है, बहुत ज़रूरी है लोगों को कि सच पता लगे। और एक बार लोगों को सच पता लगे, फिर आपके ऊपर है, अगर आप तो भी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स और उसकी वजह से आप एक तरफ को बिलीव करना चाहते हो तो आप करिए। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्मन में झांकिएगा कि सिर्फ राजनीति के चलते अगर किसी इंसान को आप ऐसे आरोप में फंसा देंगे तो फिर इसका परिणाम सोसाइटी पे क्या होगा। तो मतलब आपको भी धमकियां मिलती हैं, आपको भी लोग अब्यूज करते हैं? आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल जाके देख लीजिए, मुझे दिन भर लोग अब्यूज़ करते हैं, मुझे टैग कर करके लोग अब्यूज़ करते हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, एवरीथिंग कि इनकी बेटी के साथ ये कर दो। मतलब जिस तरह की गंदी चीज़ें बोली जा सकती हैं आप इमेजिन कर सकते हैं, हमें बोली जा रही हैं, पिछले 8 साल से निरंतर बोली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पापा के लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके हम 2 ही बच्चे हैं। वो कभी कभी वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम दोनों का मुंह देख के मैं जी रहा हूँ, वरना जिस तरह का हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर कि कोई रेपिस्ट कह दे, बहुत बड़ी बात है। हम जिस गांव जिस समाज से आते हैं, बहुत बड़ी बात है कि हम और सारे क्राइम तो शायद एक बार को नज़रअंदाज कर दें। रेप जैसा घटिया क्राइम का आरोप अगर किसी के ऊपर लगाओ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पिता अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देख के मैं जी रहा हूँ, वरना तो शायद मैंने कुछ कर लिया हो। तो मैं उनको हिम्मत देती हूँ कि पापा डटे रहिए, हम लाएंगे ना सच। अभी हम हारे नहीं हैं। चलिए मीडिया का दबाव था, जो भी हो गया, लेकिन हम हारे नहीं हैं। हम करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं अपने पिता, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता एक निर्दोष आदमी जिसने अपना जीवन, अपना पूरा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया था। हम नहीं घूमे हैं सर विदेश, हम हैं 4 बार की विधायक की लड़कियां, हम नहीं घूमते थे विदेश। हमारा बर्थडे भूल जाएं, कुछ भूल जाएं, उनको क्षेत्र के लोगों की हर चीज़ याद रहती थी। अगर वहाँ की कोई बच्ची डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, हमको बात कराते थे, कहानियाँ सुनाते थे कि देखो क्या हो रहा है, मेरा उन्नाव में क्या हो रहा है। तो हम क्षेत्र ज़मीनी नेता थे मेरे पिता में, उनके बहुत कोई हाई फाई कनेक्शंस नहीं थे। शायद हमको हाई फाई बता के और खुद को बेचारा बता के इसीलिए इस तरह का परिणाम हमारे साथ किया गया। लेकिन मुझे टैग लगता है बाहुबली का, वो उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों के उन्नाव पूरा हमारे साथ है, मुझे पता है उन्नाव में आप किसी के पास भी चले जाएं, वो मेरे पिता की तारीफ के सिवा और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैदा वहाँ हुए, उन्होंने अपना पूरा बचपन, पूरी जवानी उन्हीं लोगों के साथ बिताई है। वो लोग जानते हैं मेरे पिता को। और रही बात उसकी, तो मेरे पिता के ऊपर, इस केस के ऊपर पहले एक भी मुकदमा नहीं था, किसी भी तरह की एप्लीकेशन तक नहीं थी मेरे पिता के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अपराधी किस्म के नेता थे। वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, बहुत प्रधानी के चुनाव से शुरू किया था उन्होंने 19 साल की उम्र में, और उनका 35-40 साल का लंबा करियर एक दाग ने, एक आरोप ने इस तरह से मिटा दिया। लेकिन ठीक है सर, करियर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे पिता को मेरे साथ होना चाहिए। एक निर्दोष इंसान को उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो उसने नहीं की। और आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं मानते हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं
उनके आप सबूत भी दिखाएं लोगों को कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं सबूत लेके आई हूँ, मैं उन बातों, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एविडेंस है, और कहीं ना कहीं लोगों तक मेरा सच पहुंचना चाहिए सब। तो जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी, अपने जी। पिता की स्टोरी बता रही थी, तो ऐसा कौन सा पल आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा आया जिसमें आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ फील कर रही थी, लेकिन एक उम्मीद ऐसी थी जिसने आपको बचाया था? हमारे, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों कहती हूँ, मुझे जुडिशरी पे कहीं ना कहीं विश्वास है कि इतना अंधा नहीं, अंधपन नहीं होगा कि हर इलेक्ट्रॉनिक और सारी एविडेंसेस को मिटा के, जब शुरू से अंत तक सब कुछ झूठ है। और मैं और पापा अक्सर बात करते हैं कि शुरू से अंत तक एक एक चीज़ झूठ, और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि शायद हमारा सच भी लोगों को झूठ लगने लगा। और शायद ये इस हाई कोर्ट का जब फैसला आया, हम थोड़ा रिलीफ थे कि क्योंकि हमारी 8 महीने लगभग हियरिंग चली थी, हमने एक एक अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखी थी, और वो 53 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, वो पब्लिक में है, और उसमें सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं सबका जिक्र है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत खुश थे कि हाई कोर्ट के सामने जब हमने अपने सारे फैक्ट्स रखे तो उन्होंने समझे। बट उसके बाद इन लोगों ने जिस तरह मीडिया ट्रायल करना स्टार्ट किया, ये चाहते तो इनके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट वकील हैं, ये हर जगह मौजूद रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वरिष्ठ वकील हैं वो, और वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से धरने का और एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने का माहौल स्टार्ट किया, तो हम कहीं ना कहीं हम डर गए सर कि हर बार 8 साल लंबा मीडिया ट्रायल, कि हर बार ये यही करते रहेंगे, और शायद यही वजह है कि हम आपके बीच में आए हैं अपना सच बताने की। लोगों को दूसरी तरफ भी पता होनी चाहिए, उसके बाद फैसला तो आखिरी में कोर्ट को ही करना है। अच्छा, इस बीच जो है हमारे साथ जब इंटरव्यू में पीड़िता बात कर रही थी, उस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब आप कोर्ट में जब जाते थे, मिलते थे, तो उस दौरान भी आप जो है आजू बाजू सबको बताते थे, टीज करते थे कि ये वही रेप पीड़िता है। सर, सीआरपीएफ प्रोटेक्शन में एक इंसान कोर्ट आता है, और मैं अकेले कोर्ट जाती हूँ, मैं मुकदमा लड़ रही हूँ, मेरे पिता जेल में हैं, आपका जीवन जैसे चल रहा था उससे बेहतर ही चल रहा है। सब बहुत शर्म की बात है कि इस तरह की बातें मेरे बारे में बोली जा रही हैं। जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं उनसे पूछ लिया जाए, इनके खुद के लोग मौजूद रहते हैं तो उनसे पूछ लिया जाए। और जिस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियाँ इन्होंने मुझ पे, मेरे परिवार पे की हैं, और कि इनकी शादी यहाँ हुई है, ये ऐसी हैं वैसी हैं, जिस तरह की मैं कभी ना इन पे करूँगी, ना मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें, मैं चाहती हूँ कि वो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो। मैं कभी भी ना इसके पहले मैंने, वो भी मेरी गांव की लड़की हैं जिनको मुझे नहीं पता कि किस तरह की बातें सिखाई समझाई गई हैं कि वो अभी भी इस तरह की बातें कर रही हैं मेरे बारे में। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, और मैं कभी भी ना ऐसा मैंने किया था, ना ही मैं कभी भी ऐसा करूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि वो खुश रहें। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मतलब एक और जो बार बार हमें चीज़ें बताई हुई ये था कि उनके साथ मतलब कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग, उन्होंने बार बार जो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम लिया था कि वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। क्या मतलब पहले से जानते थे आपके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह को? जी, मेरे पिता सार्वजनिक जीवन में थे, मेरे पिता 4 बार के विधायक हैं, मेरे पिता बहुत लोगों को जानते थे, और हर वो इंसान जो सच्चाई को जानता है और वो बोलने से डरता नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सच्चाई को बताएगा, वो सच्चाई को बोलेगा। और मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में रहते हुए जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि किस तरह से सुनियोजित तरह से ये प्लानिंग की गई मेरे पिता के अगेंस्ट, किस तरह से जब आप पहली जो घटना थी 8 अप्रैल 2018 की, तब से लेके अभी तक कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, कौन से नेता इन्वॉल्व है, एक एक चीज़ वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को पता है। तो सबको पता है कि किस तरह से षड्यंत्र मेरे पिता के साथ किया गया, और वो सार्वजनिक जीवन में थे, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग डरेंगे नहीं वो सच बताएंगे। तो क्या लगता है इसके पीछे राजनीति भी है, पॉलिटिक्स? इसके पीछे मुझे एकदम पूरी तरह से राजनीति है, और किस पार्टी की राजनीति है वो भी मुझे बोलने में कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये सुनियोजित तरह से कराया, इन्होंने जानबूझ के इनको प्रलोभन दिया ऐसा सब कराने के लिए। इन्होंने 2022 में इसीलिए इनको उन्नाव सदर से टिकट दिलाया, वहाँ से जाके
खुद रोड शो कराने प्रियंका गांधी जी वहाँ पे गई थी, खुद इनका प्रचार प्रसार किया, सारी सुविधाएं दिलाई। और राजनीतिक तो ये लोग पहले से ही थे। गांव में प्रधानी का जो पहली टीस इनके मन में हमारे परिवार के प्रति है वो प्रधानी चुनाव से ही है। तो बिल्कुल राजनीतिक कारण है इसके पीछे। तो अभी अब क्योंकि हम मतलब फाइनल कमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या आप जो है जो हमारे दर्शक हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पे दया करें, लेकिन मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जो अपराध किसी इंसान ने नहीं किया हो उसकी सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, तो आप बिल्कुल ये इंटरव्यू देखें, सारे सबूत देखें और समझें कि मेरे पिता के साथ किस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थी कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर, जो कि पूरा जो परिवार है इनका ये 8 साल से बता रही है कि एक तरह से जंग लड़ रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने बताया किस प्रकार से पूरी घटना हुई, और घटना के अलावा जो पीड़िता बार बार कैमरे के सामने जो कुछ बोल रही है उसका भी इन्होंने काउंटर किया है। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।